हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में मैं विशाल भार्गव हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम कक्षा 11वीं की बात कर रहे थे और कक्षा 11वीं में हमने कल के लेक्चर में सदिश को पढ़ा। सदिश के प्रकार देखे, सदिश और अदिश के बीच में हमने अंतर की भी चर्चा की। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का संयोजन। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर होता है, सदिशों का संयोजन जो है वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो है ग्राफीय निरूपण विधि के द्वारा, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो है वो गणितीय विधि के द्वारा, मैथमेटिकल मेथड। तो ग्राफीय निरूपण विधि के द्वारा हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर को देखेंगे। तो आज का टॉपिक जो है हमारा सदिशों का संयोजन, सदिशों का संयोजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर जो है सदिशों का संयोजन, उसमें हम देखते हैं पहला टॉपिक जो है हमारा ग्राफीय द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाई ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है हमारे पास में तीन प्रकार की ग्राफिकल मेथड है, जिसकी हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड जो है वो हमारे पास में कितने प्रकार के बेटा? तीन प्रकार के ग्राफिकल मेथड है। फर्स्ट जो ग्राफिकल मेथड है अपना वो है ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ है? ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। त्रिभुज के नियम लगाकर हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। और तीसरा जो है बेटा हमारा वो है पॉलीगन लॉ या लॉ ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीगन लॉ, ठीक है, जिसको बोलते हैं बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम। तीनों की हम चर्चा करते हैं। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनना। यदि कोई ए सदिश है और दूसरा बी सदिश है, यहां पर मैं बोलता हूं कि यहां ये डायग्राम बना दिया मैंने, तो ये सी सदिश होगा, नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। इसका मतलब समझना, ये त्रिभुज बना, त्रिभुज में दो सदिश दे रखे हैं बेटा, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये यहां से चलना शुरू किया इसने, यहां से यहां पर पहुंचा ए सदिश, फिर यहां से यहां पर पहुंचा बी सदिश। तो इन दोनों सदिशों का जो योग होता है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा दर्शाया जाता है, जो जिसकी दिशा अब उल्टी है, वापस नहीं आ रहा, इधर से यहां चला, फिर इधर से यहां चला और ए से यहां चला। तो कहने का मतलब सी सदिश होगा वह ए सदिश प्लस बी सदिश के बराबर होता है। तो मतलब यही है, इसकी लाइन डेफिनेशन यही बनती है कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को निरूपित करती हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों के योग को दर्शाती है, ठीक है। When two sides of a triangle shows the two different vector, then third side of triangle shows the sum of that vectors। मतलब दो भुजाएं अलग अलग दो सदिशों को निरूपित कर रही है, एक तो ए सदिश और एक बी सदिश। तो हम जो तीसरी भुजा होगी वह इन दोनों त्रिभुज के दोनों सदिशों के योग के बराबर होती है। और यही हमारा जो नियम है वह त्रिभुज का नियम है, ट्रायंगल लॉ या फिर लॉ ऑफ अ ट्रायंगल। ओके बेटा, अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम की। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? यह एक सदिश है ए वेक्टर और यह है बी सदिश है बी वेक्टर। तो यहां समांतर चतुर्भुज बनाएंगे अपन, तो इसके इस लाइन के समांतर ये वाली रेखा हो गई और इस लाइन के समांतर ये वाली रेखा हो गई।
तो ये यहां काट रही है और यह जो है वह आपका सी वेक्टर है। यह नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। मतलब ए बिंदु से दो वेक्टर जा रहे थे, एक तो ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। तो उसी बिंदु से निकलने वाला जो विकर्ण होगा वह दोनों वेक्टर के सम को दर्शाता है, योग को दर्शाता है। क्या बोला मैंने? समांतर चतुर्भुज के किसी एक कोण की संगत भुजाएं यदि दो वेक्टर को, दो सदिशों को निरूपित करती हैं, तो उसी बिंदु से निकलने वाला विकर्ण उन दोनों सदिशों के योग को दर्शाता है। When two, ये यहां पर टू वेक्टर जो है वह एक ही पॉइंट से शो हो रहा है, जैसे ए वेक्टर, ए और बी के बीच में ए वेक्टर है, ए और डी के बीच में बी वेक्टर है। तो दो लगातार जो भुजाएं हैं, ये जो दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स यदि वेक्टर को शो करती है तो सेम पॉइंट से निकलने वाला डायगोनल जो होगा वह दोनों वेक्टर के सम को शो करेगा। तो ये है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या हो गया बेटा? दो संगत भुजाएं, ये जो साइड्स है ना, ये दोनों साइड यदि वेक्टर को शो करती है तो जिस पॉइंट से ये दोनों साइड्स निकल रही हैं, उसी पॉइंट से निकलने वाला जो वेक्टर होगा, उसी पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होगा, जो विकर्ण होगा, वो उन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बात करते हैं पॉलीगन की। तो पॉलीगन में दो से ज्यादा वेक्टरों के बारे में बताया गया है। तो पॉलीगन में यहां पर ए वेक्टर है, यहां से बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है और यहां पर ये डी वेक्टर है। तो ये जो साइड होगी वह ई वेक्टर को शो करेगी और ई वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को शो करता है। इसमें साइड जो है पॉली मतलब दो या दो से ज्यादा साइड होती है, समान साइड होती है, बहुभुज। इसमें जरूरी नहीं है मैंने पेंटागोनल लिया है, पंचभुज बनाया है, षटभुज भी हो सकता है, सप्तभुज भी हो सकता है। यहाँ पर साइड्स 5 ली है, ये साइड ज्यादा भी हो सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात आपको यही रखना है ध्यान कि ई वेक्टर जो लास्ट वाली साइड होगी वो उन सभी साइडों के वेक्टर सम के बराबर होती है, जो लास्ट वाली साइड। और डायरेक्शन भी देख सकते हैं, यहां से चलना शुरू किया था तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। तो ये दिशा समान थी और लास्ट वाली साइड की जो डायरेक्शन है वो इन सब के अपोजिट है। तो मैंने ए से चला। तो ये है बेटा तीनों, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज और बहुभुज, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगन। इन तीनों लॉ जो हैं यह किसमें हम पढ़ते हैं? ग्राफीय विधि से पढ़ते हैं। इन तीनों के लिए 2-2, 3-3 लाइनें हैं जो पीडीएफ में मिल जाएगी और मैंने जो बोला है चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुरू करने वाला हूं वो है मैथमेटिकल मेथड, गणितीय निरूपण। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके, तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है उसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मेथड, मतलब गणितीय निरूपण विधि। तो आइए हम देखते हैं। गणितीय निरूपण विधि में हम एक डेरिवेशन करेंगे, वही ट्रायंगल वाला। तो ध्यान से सुनना। अब जो सेकंड आया है हमारा गणितीय निरूपण, मैथमेटिकल मेथड। ओके बच्चों, तो मैथमेटिकल मेथड से समझने के लिए हमें ट्रायंगल वाला लॉ लगाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज दैट यह जो वेक्टर है वो बुक के हिसाब से चलता हूं मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यह पी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? पी वेक्टर। और यहां से ये चलता है क्यू वेक्टर और तीसरा जो है ये वेक्टर, ये है बेटा आर वेक्टर। और इन दोनों वेक्टरों के बीच में जो परिणामी, ये आर तो परिणामी सदिश है, रिजल्टेंट वेक्टर है। इस आर सदिश का ही मान अपन ज्ञात करेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं।
ठीक है। तो अब मैं मान के चलता हूं कि जो हमारे पास में दो वेक्टर थे P सदिश और Q सदिश, ये तो हमारे पास में है, इन दोनों का मैं सम करूंगा तब मुझे R वेक्टर प्राप्त होगा, वह रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो हमारे पास में दो वेक्टर कौन कौन से हैं, P वेक्टर और Q वेक्टर, और इनके बीच में जो बनने वाला कोण है वह है थीटा कोण। तो अल्फा कोण क्या है, ये तो परिणामी वेक्टर द्वारा P वेक्टर पर बनने वाला कोण है। तो हमारे पास प्रारंभिक अवस्था में थीटा कोण है। तो मैं यदि इस बिंदु को यहां से मैं इस लाइन पर लंब डालता हूं तो यहां पर परपेंडिकुलर डाला ये नाम मैं दे देता हूं, बुक के अकॉर्डिंग ही दूंगा नाम। ये O है बेटा, O से यहां पर ये A है, ये B है, यहां से नॉर्मल डाला था तो ये नाम दे दिया मैंने इसका N। अब आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से किसमें लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। यहां चित्र बना देता हूं साइड में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चित्र ONB में लगाता हूं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है, तो फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला OB का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर प्लस NB का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो ON है ये पूरा O से N है, क्या इस ON को मैं OA प्लस AN लिख सकता हूं क्या? जी हाँ, लिख सकता हूं। तो चूंकि मैं ON को लिखता हूं OA प्लस AN, तो मेरे पास में फॉर्मूला अब क्या आ जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस बराबर ON की जगह मैंने लिख दिया OA प्लस AN का स्क्वायर प्लस NB का स्क्वायर। A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हम ओपन कर देते हैं, तो ओपन करेंगे बेटा तो हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AN प्लस NB का स्क्वायर। ये O जो है वो इधर रख देता हूं, NB का स्क्वायर हो गया। अब मैं कुछ बातें यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं यहां पर ध्यान से सुनना, कुछ बातें लिख रहा हूं, मैं यहां पर कुछ चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं बेटा, देखो ये OB है, इस OB की जगह मैं R वेक्टर लिख सकता हूं क्या? जी हाँ, लिख सकता हूं। तो OB जो है वो मेरा R वेक्टर है। क्या है बेटा, OB आपके R वेक्टर है, जिसको हम वेक्टर, अभी मैं डायरेक्शन का नहीं देख रहा हूं, मैं तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं, इसलिए मैं ओनली R ले लेता हूं। OA की बात करूं तो OA जो है वो P वेक्टर है, तो OA जो है वो P ले लिया मैंने। क्यों P लिया, वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं अभी मैग्नीट्यूड परिमाण की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन दिशा की बात नहीं कर रहा हूं। अब नेक्स्ट जो है वो कौन बच गया आपका, AN बच गया। कौन बच गया बेटा, AN बच गया। अब इस AN को हमें देखना है ये AN क्या है, तो अब आपको इसी वजह से एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कुछ बातें बनाता हूं, ध्यान से सुनना। ये मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं और नाम दे देता हूं BNA। कौन सा ट्रायंगल है ये वाला है BNA, और जिसमें ये जो है वो आपका Q है, ये थीटा है। अब मुझे एक बात बताओ, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, थीटा के नीचे वाला आधार होता है, और ये बेटा क्या है, कर्ण है। तो आपको दो सूत्र ध्यान में, आपको लंब चाहिए और आधार चाहिए, ठीक है। तो आपको cos थीटा और sin थीटा वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर भोले। तो उसी केस में हम देखते हैं, पहले साइन आता है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लाल कक्का में लंब बटा कर्ण होगा ना, तो लंब बटा कर्ण, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर यहां पर परपेंडिकुलर तो क्या है बेटा, BN है, और हाइपोटेनियस जो है वो क्या है आपका, Q है। तो BN का फॉर्मूला जो है वो आपके पास में आ गया Q साइन थीटा। तो BN का सूत्र जो है वो आपके पास में क्या आया है, Q साइन थीटा। ठीक है बेटा, लेकिन हम यहां पर BN नहीं चाहिए मुझे, यहां पर
bn मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, an ही चाहिए। इसलिए मैं bn का मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो an से ही खुश हूं। क्यों हूं खुश, उसके पीछे का कारण बता दूंगा। ये तो मुझे समझाना था कि लाल बट्टा कक्का वाला केस अगर साइन थीटा लगाता तो bn आ सकता है, तो ये bn आ गया। इसी प्रकार an भी मैं प्राप्त कर सकता हूं। कैसे करूंगा बेटा, कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस क्या है आपका, बेस क्या है, an है, तो यहां पर बेस जो है वो यहां लिख दिया an अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है बेटा आपका, q है, तो ये q, तो an का सूत्र जो आ गया वो आया q cos थीटा। bn क्यों नहीं चाहिए, उसके पीछे का कारण मैं समझा देता हूं, यहां पर ही बता दो। ये तो आ गया। अब मैं एक और पाइथागोरस प्रमेय इसमें ही लगाता हूं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या प्राप्त होगा, an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, ये जो है ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ab के स्क्वायर के। तो यही चीज मैं यहां लिखने वाला हूं कि ये जो an का स्क्वायर है और यहां पर nb का या bn का स्क्वायर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ab के स्क्वायर के। तो यही लिख देता हूं an का स्क्वायर प्लस nb का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा आपके ab के स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास में ओवरऑल सारी चीजें पड़ी हैं, इसको मैं बंद कर लेता हूं और अब मैं वैल्यू को पुट करने की कोशिश करता हूं। ये साइड में आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पर और फिर चलना है आगे। तो यहाँ पर OB का स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पर OA, इस OB की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, OB की जगह मैं लिख दूंगा R, तो OB की जगह R का स्क्वायर बराबर, अब इस बात को ध्यान रखना आप, यहां पर an का स्क्वायर है, ठीक है, ये an का स्क्वायर और यहां पर nb का स्क्वायर। इस an का स्क्वायर और nb का स्क्वायर, इन दोनों को हटाकर मैं इसकी जगह ab का स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां पर बराबर में क्या हो जाएगा, अभी चलो नाम नहीं लिखते हैं, अभी एक बार वैसे ही लिख देते हैं। तो ob का स्क्वायर बराबर ये OA का स्क्वायर तो है ही है, प्लस अब इस an का स्क्वायर तथा इस nb का स्क्वायर, इसकी जगह में क्या लिख दिया मैंने, ab का स्क्वायर लिख दिया, और प्लस में 2OA इंटू an हो गया। ठीक है, और यहां पर मैं एक और बात लिख देता हूं, ab जो है वो किसके बराबर है, q के बराबर है। ओके, तो अब हम वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। तो OB जो है वो क्या था बेटा, R था ना, R स्क्वायर, OA क्या था, P था, P स्क्वायर, प्लस AB जो है वो क्या है आपका, Q है ना, Q का स्क्वायर, प्लस 2, OA की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, P, तो ये लिख दिया P, और AN जो है वो AN ये रहा, Q cos थीटा, तो यहां पर क्या लिख दिया, PQ cos थीटा। ये फॉर्मूला आ गया। तो मुझे R चाहिए, मुझे तो R चाहिए, तो R जो है ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, P वेक्टर प्लस P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और ये जो R आ गया, ये R क्या था बेटा, ये आपका परिणामी सदिश का परिमाण है। क्या है, परिमाण है, परिणामी और परिमाण अलग है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमने देखा गणितीय रूप से हमने परिमाण ज्ञात कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अपने परिमाण ज्ञात किया, अब हम आगे की कक्षा में, आगे की लेक्चर में क्या ज्ञात करने वाले हैं, इसकी दिशा ज्ञात करने वाले हैं। तो इसको मैं कर देता हूं साफ। देखो, थोड़ी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से इस डेरिवेशन को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि 11वीं 10वीं कक्षा में आप अच्छे अच्छे डेरिवेशन करके आए हो। ठीक है, अब मुझे चाहिए कोण, एंगल, और एंगल मुझे कौन सा चाहिए, परिणामी सदिश का एंगल चाहिए। वो एंगल कौन सा होगा बेटा, अल्फा होगा। तो मैं यहाँ पर ट्रेंगल कौन सा लेता हूं, दिशा के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं ट्रेंगल ये वाला ले रहा हूं, ये अल्फा है।
और ये नाम दे दिया ओ एन और ये है बी। तो आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो लाल बट्टा कक्का से अपन देखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से देखेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, तो अब बताओ ये तो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ बेटा यहां पर टेन थीटा। अब मुझे बताओ लंब क्या है। लंब जो है वो bn है, थीटा के सामने वाला bn लंब होता है, ये bn लंब है। और आधार क्या है आपका on है, बेस है। तो टेन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास में bn अपॉन, अब मुझे बताओ ON को, क्या मैं ON को OA प्लस AN लिख सकता हूं ना। तो यहां क्या लिखा मैंने OA प्लस AN लिख दिया। अब मुझे बताओ यहां पर कुछ बातें, जैसे लास्ट में मैंने आपको यहां पर करवाया था ना एक डायग्राम, वापस करवा देता हूं मैं। ठीक है, अब मैं BN भी चाहिए, AN भी चाहिए और OA भी चाहिए। तो ये डायग्राम, ये छोटा वाला डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये छोटा वाला डायग्राम बना दिया BNA और ये है थीटा। अब मुझे बताओ यहां पर कि मैं एक साइन थीटा वाला सूत्र लगाऊंगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या है bn है ना, ये bn और कर्ण क्या है बेटा इस क्वेश्चन में q है। तो bn की वैल्यू जो है वो क्या आ गई q साइन थीटा आ गई, ये bn आ गया। इसी प्रकार मैं an ज्ञात करूंगा, इसी प्रकार तो an हमने पिछली बार ज्ञात किया था cos थीटा बराबर लगाकर। तो an का सूत्र जो आ जाएगा वो आएगा q cos थीटा। और आपको पता है कि OA जो है OA वो किसके बराबर है बेटा P के बराबर है, P वेक्टर के बराबर है। डायरेक्शन की बात चल रही है ना, इसलिए यहां पर मैं P लिख देता हूं। तो बताओ अब टेन थीटा नहीं होगा यहां पर, क्यों? क्योंकि चित्र तो ये है ना, यहां पर थीटा का रोल कौन अदा कर रहा है अल्फा कर रहा है, तो टेन अल्फा। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला अब क्या आ गया बेटा, तो बराबर में bn की जगह अपन क्या रख देते हैं यहां पर q साइन थीटा अपॉन OA की जगह में क्या रख देता हूं P प्लस, अब यहां पर an की जगह क्या रख देता हूं q cos थीटा। अब बताओ अल्फा बराबर क्या होगा, ये टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स यहां पर फॉर्मूला q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ये लो जी, ये आपका एंगल भी आ गया। पहले में हमने मैग्नीट्यूड किया था, अब हमने कोण ज्ञात कर दिया। ये कौन सा कोण है, परिणामी सदिश का प्रारंभिक सदिश के साथ बना कोण अल्फा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके बेटा, अब हम इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है ये फॉर्मूला, अल्फा बराबर टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके स्पेशल केस को देखेंगे। तो स्पेशल केस को देखते हैं, तो फॉर्मूला साइड में रख देता हूं, फिर स्पेशल केस को हम देख लेंगे। तो हमारे पास में दो सूत्र आए हैं बेटा, कौन कौन से दो सूत्र आए हैं, एक तो r बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, और एक अल्फा बराबर टेन इनवर्स क्यू, ऊपर क्या था आपके, ऊपर था आपके साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। अब मेरा स्पेशल केस, विशेष परिस्थिति अपन बात करेंगे, विशेष स्थितियां, स्पेशल केस। पहला स्पेशल केस क्या है, समान सदिश हो। समान सदिश मतलब दोनों के बीच में एंगल का मान 0 डिग्री हो। क्या हो, समान दिशा में हो, समान दिशा में हो, समान दिशा में सदिश, समान दिशा में सदिश।
थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, सेम डायरेक्शन हो। क्या डायरेक्शन हो बेटा, सेम डायरेक्शन हो। सेम डायरेक्शन में होता है वेक्टर, तब उस दोनों के बीच में जो एंगल होता है वह एंगल कितना हो जाता है, वह एंगल 90 डिग्री का हो जाता, सॉरी 0 डिग्री का हो जाता है। कब होता है 0 डिग्री, जब डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर की क्या हो, सेम हो। वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। ओके बच्चों, तो सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में यहां आर निकालेंगे परिमाण, तो परिमाण क्या आ जाएगा, फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है ना, तो यहां पर लिख दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1। और ये जो बात है वो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बनता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो r की जो मान आया है वो अधिकतम मान आया है। वो क्या मान अधिकतम आया है, P प्लस क्यू मान आया है, और ये मान बेटा क्या होता है, अधिकतम होता है। तो अधिकतम परिमाण कब प्राप्त होगा, जब दोनों सदिश समान दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तब अधिकतम प्राप्त होता है। एंगल कोण की बात करूं हम, तो कोण अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स क्यू साइन, अब साइन 0 अपॉन P प्लस क्यू cos 0। अब बेटा ये ऊपर साइन 0 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, अंदर तो 0 हो जाएगी, तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि tan अल्फा बराबर, अगर मैं बात तो एक ही है ना, tan इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा तो tan अल्फा हो जाएगा, तो tan अल्फा बराबर वैल्यू 0 आ रही है, तो अल्फा बराबर भी क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये अधिकतम वाले केस की बात कर रहे हैं। अधिकतम वाले केस में आपका परिणामी सदिश अधिकतम होगा और कोण भी उसका 0 आएगा। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे समान दिशा में सदिश नहीं होकर दूसरा जो स्पेशल केस है वो क्या है, उसकी चर्चा करते हैं कि दोनों सदिश परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर हो मतलब लंबवत हो, लंबवत हो दोनों, मतलब परपेंडिकुलर। दोनों सदिश जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। कौन है परपेंडिकुलर बेटा, P सदिश और Q सदिश। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा का मान जो है वो हमारे पास में कितना है, 90 डिग्री है। तो R का सूत्र क्या लगाएंगे हम, R का सूत्र लगाएंगे P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। आप सब जानते हो cos 90 का मान 0 होता है, तो फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास में, फॉर्मूला आ गया P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये R का मान आ गया। ये R का मान आ गया। कब आया R का मान, जब ये दोनों लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि cos 90 का मान तो 0 हो गया। 0 जोड़े या नहीं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर कोण की बात करूं तो कोण tan थीटा या tan अल्फा, कंफ्यूज मत होना, ये tan इनवर्स उधर लेके जाऊंगा तो tan अल्फा ही तो होगा, तो tan अल्फा बराबर Q साइन 90 डिग्री अपॉन P प्लस Q cos 90 डिग्री। तो tan अल्फा बराबर, अब यहां पर Q साइन 90 का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। P प्लस Q cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ऊपर तो क्या बचा Q, नीचे बचा P, तो अल्फा बराबर, अब tan को उधर लेके गया तो tan इनवर्स और वैल्यू Q अपॉन P हो जाएगा। तो ये कोण आएगा। तो ये कोण और ये परिणाम कब आएगा, जब थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब तीसरा जो केस बनता है, वो तीसरा केस क्या बनता है, वो दोनों ऑपोजिट दिशा में हो, मतलब P व Q विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा में मतलब इंग्लिश में ऑपोजिट डायरेक्शन हो। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, थीटा का मान 180 डिग्री होता है। तो थीटा का मान 180 डिग्री होता है, उसका केस में क्या होगा, यहां पर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री होगा।
cos 180 डिग्री का मान माइनस में 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। कैसे आया माइनस 2pq, क्योंकि cos 180 का मान -1 है, -1 को इससे गुणा करूंगा तो यहाँ पर ये माइनस का 2pq आ जाएगा। और यही फॉर्मूला आपको पता हो तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पर r जो है वो मिनिमम आया, और वो कितना आया, p माइनस क्यू आया। मतलब जब विपरीत दिशा में होते हैं तो उस केस में जो परिणामी सदिश का परिमाण होता है वह न्यूनतम आता है, मिनिमम आता है। और नेक्स्ट बात करें यदि कोण की, तो tan अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। लेकिन थीटा का मान तो बेटा कितना है, 180 डिग्री है। साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो इस संख्या को 0 से गुणा करूंगा तो tan अल्फा का मान 0 आ जाएगा। tan अल्फा 0 कब होगा, जब अल्फा का मान 0 आएगा। तो अल्फा का मान क्या आएगा इस केस में बेटा, 0 आ जाएगा। हो सकता है अल्फा का मान 0 भी हो और 180 भी हो, क्योंकि tan 180 का मान भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये है आपका स्पेशल केस। तो बेटा हमने आज की कक्षा में क्या पढ़ा, संयोजन पढ़े। किसके संयोजन पढ़े हैं, सदिशों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर। दो प्रकार से देखे थे, ग्राफीय विधि द्वारा और गणितीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि 3 प्रकार की थी, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगन, 3 प्रकार की थी। उसके बाद में हमने गणितीय निरूपण विधि देखी, मैथमेटिकल फॉर्म देखा। मैथमेटिकल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा आज, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने पढ़ा डेरिवेशन, और उस डेरिवेशन में हमने जो परिणामी सदिश था उसका हमने परिमाण ज्ञात किया। फॉर्मूला क्या था, r बराबर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और हमने परिणामी सदिश का प्रारंभिक सदिश p के साथ में कोण ज्ञात किया, जिसका फॉर्मूला अल्फा बराबर tan इनवर्स कोष्टक q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। इस प्रकार से अब ये दोनों सूत्रों से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो मैथमेटिकल फॉर्म में हो। उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ बातें बताई, चलो एक और क्वेश्चन हम उदाहरण के तौर पे करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखना कि 2 बल हैं बेटा। कितने बल हैं, 2 फोर्स दे रखे हैं कोई भी, जैसे कि 2 फोर्स दिए हैं बल F1 सदिश और F2 सदिश, जिनकी वैल्यू है 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। दोनों के बीच दोनों बल जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, मतलब परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब उनके थीटा का मान दोनों के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो परिणामी सदिश ज्ञात करना है, तो परिणामी सदिश f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो r का फॉर्मूला होता है ना, p का रोल F1, Q का रोल F2, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कोस थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 4 को स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी। क्यों होगी 0, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हमने देखा इसकी वैल्यू 25 होगी और वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 5 न्यूटन। अब थीटा की बात करें तो tan थीटा, तो tan अल्फा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू की जगह 4 है ना, तो 4 साइन 90 अपॉन 3 प्लस 4, ये p है, ये तो p का रोल कर रहा है और ये q का रोल कर रहा है, तो 4 कोस 90। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन 90 का मान 1 होगा, 3 प्लस 4 इंटू कोस 90 का मान 0 होता है। तो tan अल्फा बराबर फॉर्मूला आ गया 4/3। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, tan इनवर्स
4/3। तो कहने का मतलब ये जो परिणामी सदिश है ना 5 न्यूटन, वह P सदिश मतलब 3 न्यूटन के साथ में tan इनवर्स 4/3 का कोण बनाती हैं। जो रिजल्टेंट 4 से 5 makes angle tan inverse 4/3 with respect to force F1 3 न्यूटन। तो ये इस प्रकार से हम क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हमने सम को देखा, कॉम्बिनेशन देखा। अगली क्लास में हम प्रोडक्ट गुणनफल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।